किसी भी देश के विकास के लिए गति सबसे जरूरी है। गति से ही प्रगति है। आज 2023 में जब गति से प्रगति की बात होती है तो नाम आता है भारतीय रेलवे का। 1853 में बोरीबंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर के सफर से आज 1,23,000 से अधिक किलोमीटर तक भारतीय रेल का सफर शानदार रहा। पिछले 9 वर्षों में भारत में रेल यात्रा की तस्वीर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की नई तस्वीर, भारतीय रेल गति से प्रगति। हाई स्पीड, हाई टेक, विश्व स्तरीय सुविधाएं और पर्यावरण के अनुकूल भारतीय रेल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ एक विश्व स्तरीय अनुभव में बदल गई। अत्याधुनिक रेल बुनियादी ढांचे से लेकर हाईटेक ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों तक, कवच सुरक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तक, सरकार का लक्ष्य भारतीय रेलवे को तेज गति, समावेशी विकास और कनेक्टिविटी का सबसे बेहतर जरिया बनाना है। भारत की जीवन रेखा भारतीय रेल शहरों, गांवों, राज्यों, लोगों और संस्कृतियों को जोड़कर विविधता से भरे हमारे देश का एकीकरण कर रही है। रेलवे दूर दराज के इलाकों, खासकर कि पूर्वोत्तर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। वंदे भारत जैसी आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनों और स्वदेशी रूप से अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिख रही है भारतीय रेल, जो भारत को अपने सतत विकास लक्ष्यों को पाने और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के मिशन पर भी है। भारतीय रेलवे पीएम गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के की ड्राइवर्स में से भी एक है। तो भारतीय रेलवे की कहानी और नए भारत के निर्माण में इसके योगदान पर आज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के इस अंक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरे साथ संसद टीवी के स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ मेरे बगल में के सीताराम सर हैं। आप एडीबी इंस्टीट्यूट टोक्यो से हैं। के सीताराम from ADBI, visiting professor, University of Tokyo, Japan, and a special advisor to East Japan Railways Company JR East for India High Speed Rail. He is also co-chairperson of the Special Interest Group on High Speed Rail in the World Conference on Transport Society. सब बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार। साथ ही मेरे साथ नीरज वर्मा है, IRTS DRM, Western Railway Mumbai. Neeraj Verma belongs to the Civil Services 1995 batch of Indian Railway Traffic Services. His core area of competence is passenger operations and its strategic planning. बहुत स्वागत है आप दोनों का और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो जो हमारा ट्रेडिशनल रेलवे सिस्टम है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उसकी बदलती हुई तस्वीर को देखना बहुत ज़रूरी है। देश की लाइफलाइन इंडियन रेलवे की तस्वीर को जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, टेक्निकल एंड प्रोसेस इनोवेशन ने हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे को कितना आधुनिक बनाया है? ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की जो जर्नी है वो बहुत स्पीड से आगे जाने लगी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसने बिल्कुल ही बदल दिया है हमारे इसको जो रेलवेज़ का सिस्टम है। अब आपने 2 खास शब्द का नाम लिया है, टेक्निकल इनोवेशन एंड प्रोसेस इनोवेशन जी। तो अगर टेक्निकल इनोवेशन हम देखें तो वंदे भारत ट्रेन जैसे है, वो एक तरीके का आकाश में जिस तरीके से तारा होता है वो बनता चला जा रहा है जी। सब लोग क्षितिज की तरफ देखते हैं कि कब ये तारा हमारी तरफ आएगा जी। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में एक पैसेंजर एक्सपीरियंस में बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, एक्सेलरेशन, ये अपने आप में बिल्कुल नई चीज़ आई भारत में, जो कि चारों ओर लोग बहुत उत्साह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके इलाके में आएगी। और हमारे यहाँ मैं बताऊँ, मुंबई से लेकर गांधीनगर कैपिटल तक जो ये ट्रेन चल रही है, इसमें पैट्रनाइजेशन बहुत अच्छा है और लोग बहुत खुश हैं जी। प्रोसेस इनोवेशन के टर्म्स में अगर आप देखें तो जो हमें गति शक्ति यूनिट में इतने पावर्स दिए गए हैं, जिसका खास एग्जाम्पल है ये अमृत भारत स्टेशंस, जो कि अभी तुरंत इस बजट में अनाउंस हुआ एंड वी आर नाउ ऑलरेडी एट अ फेयरली एडवांस स्टेज ऑफ प्लानिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरीके की चीज़ों में हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। तो प्रगति बहुत तेज़ी से हो रही है, बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। जी।
अब मैं चर्चा में के सीताराम सर आपको शामिल करना चाहूँगी। और सर, आप पिछले 40 साल से तकरीबन जापान में हैं और आपने इन सालों में जापान के विकास यात्रा को बेहद करीब से देखा है और समझा है। करीब 60 साल पहले जब जापान में शिंकानसेन लाने की बात हुई थी तो जाहिर तौर पर वहाँ पर कुछ चुनौतियाँ थीं, और आज भारत में भी जब हम बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी कर रहे हैं तो चुनौतियाँ हैं। ऐसे में इन चुनौतियों के बीच जापान के मुकाबले भारत की स्थिति को आप कैसे एनालाइज करते हैं? So, my Hindi is not very good, so allow No me problem, to sir. You say can in speak in English. The high-speed rail coming to a country Yes, sir. is like the next generation of transport and mobility. Very interestingly, India and Japan started railways almost around the same time, about 150 years ago. And Japan started this high-speed rail around 1960s. And that's the time they hosted the Olympics. So it is like a great push for the country to leap into the economic prowess. I see the same pattern coming for India now. We have announced the Atmanirbhar Bharat to become a developed country by 2047, and high-speed rail is a very important component of it. We have to do it, we will do it, but we can learn now from other countries who have walked this path for more than 40 years, and we can learn good ideas from them. We can do even better, faster. As Neeraj was saying now, we can do things better because technology is available, information is available, much better than the past. यस सर। और नीरज सर, वंदे भारत एक्सप्रेस के आने के बाद भारतीय रेल की जो गति है और जो प्रगति है उसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया है उसको हम पैसेंजर्स जो हैं वो महसूस कर रहे हैं, देश महसूस कर रहा है। क्या देश में जो दूसरी ट्रेनें हैं उनकी भी स्पीड, उनकी भी टेक्नोलॉजी, उसमें भी जो सुख सुविधाएं हैं उसको एक दूसरे लेवल पर लाने के लिए विचार किया जा रहा है, और हाँ तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? इनफैक्ट अमृता जी, मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा कि वंदे भारत तो ऑफ कोर्स इज़ अ फ्लैगशिप ट्रेन, बट इसके अलावा भी बहुत सारे पैसेंजर एक्सपीरियंस में ये किया जा रहा है। जैसे हमारे राजधानी मुंबई, दिल्ली राजधानी में हमारे पास ये तेजस स्मार्ट कोचेज़ हैं। इन स्मार्ट कोचेज़ में नॉट ओनली हम IoT को डिप्लॉय करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एस्पेक्ट को इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कर रहे हैं, बट हमारे पास जो इंक्रीजिंग पैसेंजर इन्फॉर्मेशन है वो हम पैसेंजर्स तक आगे पहुंचा पा रहे हैं। और इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हम एक्चुअली डे टू डे वर्किंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट ये तो आप कोचिंग मतलब जो एक पैसेंजर अपने जब कोच में जाता है तो सोचता है, बट उसका जो राइड है, जो हमारा ब्रिज स्ट्रेंथनिंग वर्क्स हो रहे हैं, जो हमारे थिक वेब स्विचेस लग रहे हैं, जो हमारी एडवांस सिग्नलिंग हो रही है, उसके कारण जो हमारा ट्रांजिट टाइम है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो कटता जा रहा है। अब इनफैक्ट 130 से हम 160 की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम लोग 160 के लिए भी रेडी रहेंगे कि हम ट्रेन को चला सकें। बिल्कुल, और हम सभी को उसका इंतज़ार रहेगा सर। सीताराम सर, HSR Innovation Center has been set up for infusing innovation in HSR system development. How it's going to help in imparting efficiency in traditional railway system, and also I want to ask the planning for capacity building so that Indian can develop indigenously. So high-speed rail is a total system by itself. It has the rail aspects, the civil engineering aspects, the electrical and signaling aspects, and more importantly, they are all coordinated with an integrated system, not just to run the train, but also to maintain the train, and during operation, all of the activities are integrated. Now, this will pose new challenges, and this has to be also integrated with the other parts of the existing railway system. So, the National High-Speed Rail Corporation in India, they decided to set up this High-Speed Rail Innovation Center, where they partner with universities. All the IITs and various NITs have been already invited. They participate, and they are doing research projects on specific technical as well as other problems which can be solved so that we can indigenize eventually not only the solutions but the way we build and operate high-speed rail. So this will be a long journey, but it will be a very good journey because we will be building high-speed rail for another 50 years. We are now building the first 500 plus kilometers. We may need
several thousand kilometers of high-speed rail to be built across the country. It's a bit like exactly what we have done with the highways network. So the Innovation Trust can create this platform where young people, researchers, businesses all can collaborate in a mutually friendly manner and really create new opportunities for everybody. बिल्कुल। पूरे रेलवे सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं तो रेलवे स्टेशंस को कैसे भूल सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ पर प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं और फिलहाल अमृत रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत जो उन्होंने घोषणा की है वो 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे काम करने की बात कही है। अब ज़रूर जानना चाहेंगे, लोग बड़े एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि ये स्कीम दरअसल है क्या और कैसे हम अपने रेलवे स्टेशंस को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे। रेलवे स्टेशंस का ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है अमृत भारत स्टेशन स्कीम में, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सोचा गया है। वो एज अ सिटी सेंटर के रूप में सोचा गया है। रेलवे स्टेशन एक मुंबई शहर को अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं मुंबई का DRM हूँ जी, तो पूरा मुंबई या तो ईस्ट या वेस्ट के नाम से जाना जाता है जी। कि आप बांद्रा वेस्ट में रहते हैं या बांद्रा ईस्ट में रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच से एक रेलवे की लाइन गुजरती है और वो आपको बताती है कि आप किस तरफ रहते हैं। बट ये जो अमृत भारत स्कीम है जिसके तहत फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे, फुट ओवर ब्रिजेस को सिटी सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो हमारा सर्कुलेटिंग एरिया है, जो स्टेशन के बाहर का एरिया है, वहाँ पे इम्प्रूव्ड पार्किंग रहेगी। वहाँ पे जो लोगों का आना जाना, व्हीकल्स का आना जाना है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। साइनेजेस और लाइटिंग इम्प्रूव किया जाएगा। जो जब एक पैसेंजर स्टेशन के भीतर आता है तो उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, दैट विल अगेन अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, दैट देयर बी फार इम्प्रूव्ड वेटिंग एरियाज एंड स्टेशन के जो सर्फिसेज हैं, प्लेटफॉर्म सर्फिसेज हैं, उन लोगों को इम्प्रूव किया जाएगा। टॉयलेट्स फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी बिल्ट एंड और ये सारा कुछ जो है बहुत तेज़ी से किया जाएगा। ये जो अमृत काल का वर्ष है उसके भीतर हमें करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे कार्य शायद पूरा ना हो सके, लेकिन बहुत सारे कार्य पूरे भी हो जाएंगे जी। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम में ये जो 1300 से ज़्यादा स्टेशन लिए गए हैं और मुंबई डिवीज़न में खास करके लगभग 19 स्टेशन लिए गए हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी होपफुल दैट वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड टू द पीपल ऑफ मुंबई एंड टू दैट एरिया समथिंग रियली एक्साइटिंग एंड अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। जी सर। सीताराम सर, जब हम भारत में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो चारों तरफ से विकास की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, भारत में एक इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डेवलप करने के लिए हाई स्पीड रेल नेटवर्क के साथ मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी का होना बेहद ज़रूरी है। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए जो नया इंफ्रा डेवलप हो रहा है, इसमें प्रोविजंस जो हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। So when we develop a high speed rail network, people will go from their home to a particular station and then they will reach another station and then they will need to go to a workplace or some other place. Now this whole connectivity entails other developments, real estate development, business development. So we call it as the transit oriented development, and this Japan, Korea, all these countries have done this, and this is another long journey. Building the train, operating the train is one part of it, but building the other parts is equally important, and they will also generate revenue because people want to use the train to do actual business or actual sightseeing. So we can have all these destinations develop. So it's very fascinating to work on this simultaneously, and I see opportunities are plenty because railways has huge opportunities to build on their existing resources. गति शक्ति मिशन भी जो है वो इसीलिए लॉन्च किया गया। सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेनों के अलावा भारत में कई एक्सप्रेसवे और हाईवे का काम भी जोरों पर है। अभी बातचीत में मैंने आपसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की भी बात की। जी बिल्कुल। ऐसे में भारतीय रेल और रोड ट्रांसपोर्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं? You know, it's very interesting कि probably one of the biggest experiments in the complementarity of developing a road and railway as a transportation hub is happening at Surat. सूरत में एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहा है, जहाँ पे एक ही रेलवेज की एक ही स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बनाई गई है, वो पूरे रोड ट्रांसपोर्ट के बस डिपो को, उसके इलाके को डेवलप कर रही है। उसके साथ जो रेलवे स्टेशन है उसे इंटीग्रेट कर रही है। रेलवे स्टेशन में
वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड को भी इस तरीके से डेवलप कर रही है कि बिकम्स लाइक एन ऑर्गेनिक होल, एंड द ओवरऑल कनेक्टिविटी विद द नेबरिंग एरियाज, द कमर्शियल प्लेसेस, द रेजिडेंशियल प्लेसेस, all of that is becoming, you know, like an integral part of the entire city. So अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि आज की डेट पे ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर मीटर का स्पेस जो बिटवीन जो बस स्टैंड के पास था और जो रेलवेज ने अपने पास रखा हुआ था, वो दैट इज गेटिंग एक्सप्लोडेड ऑलमोस्ट टू 120,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्पेस दैट विल बी अवेलेबल. The level of services of roads and other things will probably jump from level LOS-C to LOS-A. वहाँ पर जो हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग स्पेसेस बनाएंगे कैन एक्चुअली बी यूटिलाइज बाय पीपल. जो सूरत आएंगे उनको स्टेशन के इलाके के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो उस एरिया को एज अ मल्टी मॉडल, मल्टी एक्टिविटी, मल्टी ऑफिस, मल्टी ट्रांजैक्शनल, इट कैन टर्न इनटू अ फाइनेंशियल एंड एक्टिविटी हब बाय इटसेल्फ. तो ये जो आपने बात कही है, ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत तेज़ी से, इनफैक्ट इस पे 2016 में ही MOU साइन हुआ था, और ये काम अब बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. एंड यू नो वी आर बिगनिंग टू सी द इफेक्ट ऑन ग्राउंड. तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में बिल्कुल बनकर तैयार होगा, एंड इट विल बी एन मॉडल ऑफ व्हाट एन इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन इंडिया कैन बी. बिल्कुल, ये भविष्य है. जी बिल्कुल. सीताराम सर, आपसे मेरी पहले भी जब बात हो रही थी तो आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फोकस किया था. मुझे लगता है हर चीज़ का जो टारगेट है वो वही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही है, और वो इंडिविजुअल लेवल पे होनी चाहिए, इज़न्ट इट? एक सक्सेसफुल हाई स्पीड रेल ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन के बीच तालमेल कैसे बना सकती है, और भारत जैसे देश में एक हाई स्पीड रेल इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, इसको लेकर आपके विचार जानना चाहेंगे. So let me introduce a book that we just completed, where one of our doctoral students actually tried to simulate how the high-speed rail will facilitate new innovation in the country, and young people will start collaborating with each other. So the high-speed rail makes people move from one place to another very quickly. So when the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail will be completed, people can commute between Ahmedabad and Mumbai in 2 hours or so. That means people can meet and work together and go back to their workplaces. So this aspect of mobility is now going to create new opportunities, and this is evidence. In Japan, because of the high-speed rail, a lot of new ideas came up and people could collaborate. More intellectual property registrations have taken place in Tokyo. And we would like to see that happen in big Indian knowledge centers. At every big city, we have universities, we have business complexes. Now they can collaborate better. Now, quality of life has many dimensions. One is the living quality of life, another is the work quality of life, and finally, how it contributes to the economy. And this is what we like to see, the high-speed rail contributing to the economy. So everybody gets higher income and better lifestyle, and we can all celebrate that. And quality of life improve. नीरज सर, जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बात की थी कि जो सतत विकास लक्ष्य है 2030 तक, जो भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है, उसे भी शून्य पर लाने की बात जो है, उस दिशा में भारतीय रेल काम कर रही है. जी. तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जो अब तकरीबन 100% के आसपास होने की राह पर है, सवाल यही है कि भारतीय रेलवे के डीकार्बनाइजेशन के लिए जो उपाय हैं वो क्या किए जा रहे हैं. एक तो इलेक्ट्रिफिकेशंस, उसके अलावा जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन का तो आपने बता ही दिया, बिकॉज इट हैज़ बीन अनाउंस्ड फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स दैट इंडियन रेलवेज विल हैव ज़ीरो नेट कार्बन emission by the year 2030. It's a huge target. जी. But everybody in the system is working towards it. I can tell you what small steps that we are doing over Mumbai division. That हमारे पास almost 20 से 22 12 मीटर के चौड़े, 12 मीटर काफ़ी चौड़ा होता है, वो फुट ओवर ब्रिजेज़ हैं. Okay. जो कि एक दूसरे को एक किनारे से दूसरे किनारे तक कनेक्ट करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करते हैं. और ये थोड़े ऊंचे होते हैं और इनके ऊपर एक शेड रहता है, सो दैट पीपल आर सेव्ड फ्रॉम द सन एंड द रेन. इसके ऊपर की जो जगह है, इसके ऊपर हम सोलर पैनल्स लगा करके रिन्यूएबल एनर्जी डाल करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके भीतर की जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, बिकॉज वी विल हैव इम्प्रूव्ड साइनेजेस, वी विल हैव
far greater lighting. We will have, practically zero dark corners for improved safety and security of all the people who come to the station. So इस तरीके से हम, we will be having far greater lighting, yet net zero emission in terms of what will be as an impact over the environment. सीताराम सर, जब हम हाई स्पीड ट्रेनों की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के जो अदर मोड्स हैं लाइक एयरवेज एंड हाईवेज, अगर हम इनसे तुलना करें तो किस तरीके के फ़ायदे हाई स्पीड में नज़र आते हैं? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है सर, ये 140 करोड़ भारतीयों का है. So, this is a well-researched topic actually, and we need to understand it from various dimensions. जी. The advantage of high-speed rail is to be able to move people to up to 500 kilometers, 700 kilometers, not only very quickly, but very frequently. When the high-speed rail is operating in full capacity, a train can leave the station every 15 minutes or even shorter duration. In Japan, it can leave every 7 minutes. So depending on how efficient you are. That means every 15 minutes you can move several thousand people from one place to another place. And that is the important aspect. It's environmentally friendly, it is also extremely punctual, and it's efficient and very safe. Because high-speed rail runs on a dedicated train corridor, so it's extremely safe the way it operates. And that is something we should celebrate and utilize. That kind of efficiency is not possible for air travel as well as highway travel, because in highway travel, individuals will have to negotiate the traffic. In air travel, we will have to come to an airport, we will have to wait, the plane will take off. The procedures are different. Whereas in high-speed rail, you can literally walk into the train and you will be boarding the train will leave and you're reaching the destination. We like to enjoy that soon. Other countries are having it and we should have that very soon. सर, यहाँ पे एक और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो जापानीज शिंकानसेन है उसकी जो केस स्टडी से लेकर क्या कहती है? आपने काफ़ी करीब से उसे देखा है. So the case studies of Shinkansen, for their experience has been evaluated how it contributes to the economy. Their experience has been evaluated how they achieved safety standards. I think all that we can bring it here. In India, we have done a similar study looking at what people will do when the high-speed rail will come, what benefits they will get. So we are already seeing that people would like to utilize it for their business travel, would like to utilize it for their pleasure travel. And we are seeing that some city centers will benefit already. Some rural areas will benefit already because people can come and bring their goods. So all that impact can be now visualized. And we can confirm that when the train actually runs. बिल्कुल. चूँकि अब वक्त कंक्लूड करने का आ चुका है, एक क्वेश्चन जो नीरज जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि भारतीय रेलवे नेटवर्क में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आगामी रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम हो, मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम हो, मेट्रो सिस्टम, हाई स्पीड रेल सिस्टम, भारत में परिवहन प्रणाली के परिदृश्य को कैसे बदल रहे हैं और आगे इसमें संभावनाएं और क्या नज़र आ रही हैं? अगेन मैं आपको वापस मुंबई ले जाऊंगा. बिल्कुल. हमारे पास आपने जितने एग्जांपल्स दिए हैं उसके साथ में एक मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन भी है जी. और वो भी जो है हमारी जो सबर्बन सिस्टम को जो विरार से दहानू रोड एक्सटेंड हो रही है, जो कि ऑलमोस्ट 60 एक्स्ट्रा किलोमीटर्स है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबलिंग द लेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सबर्बन सिस्टम. तो अब सिचुएशन ये रहेगा कि बीच में इंडियन रेलवेज़ की 2 ट्रैक रहेंगी मुंबई डिवीज़न की. एक तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहेगा, एक तरफ मुंबई रेल विकास निगम के 2 कॉरिडोर रहेंगे जो कि हम सबज्यूम कर लेंगे. विरार से आगे हमारे पास 8 लाइनें रहेंगी. तो ओवरऑल जो हमारे पास फिर वंदे मेट्रो के आने की वह भी चर्चा चल रही है. तो भविष्य जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही एक्साइटिंग भविष्य है. भविष्य जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही चैलेंजिंग भविष्य है. और भविष्य जो हमने क्रिएट किया हुआ है एक लोगों के दिमाग में, वो जो एक खुशी की लहर है, उस खुशी की लहर को आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं. So far we have been successful, so far we have been able to largely deliver in terms of Vande Bharat and higher speeds and improved transit times and all those situations. But we are really, been passing through very exciting times. And National High Speed Rail Corporation का तो वो बिकॉज सूरत से लेकर मुंबई तक वो हमारे इलाके में ही आता है,
So therefore, I have had the good fortune of visiting how quickly it is beginning to catch the people's mind. लोग देख रहे हैं अब कि वायडक्ट बन रहे हैं, कास्टिंग यार्ड से ये बड़े बड़े पिलर्स निकल कर जा रहे हैं, ये पिलर्स खड़े हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब ये रियलिटी हो रही है। जो अभी टेलीविज़न स्टूडियोज़ में जो बात हो रही है, अब वो लोगों को धरती पे नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से लोगों की जो खुशी है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके एक सॉलिड वे में डिलीवर कर पाएंगे। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं संकल्प से सिद्धि तक, तो चूंकि संकल्प ले लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो सिद्धि जो है वो हो रही है। चूंकि आपसे क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से सीताराम सर, आप जापान से आए, वहाँ के शिंकानसेन और चूंकि इंडिया में बुलेट ट्रेन के लिए आप स्पेशल एडवाइज़र भी हैं, तो आपके रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फ्यूचर बुलेट ट्रेन इन इंडिया। So as I told you in the beginning, when Japan built the bullet train, they hosted the Olympics. I am wishing and waiting that India will host the Olympics because there's empirical evidence, like a fun story. Every country that hosted the Olympics also built the bullet train before they hosted the Olympics. So I'm waiting for India to host the Olympics very soon. और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि ये जो इंतज़ार है वो जल्द ही ख़त्म हो और भारत में जो हाई स्पीड रेल है वो दौड़े। और चूँकि नीरज सर, आप मुंबई से आए, आप टोक्यो से आए इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो भारतीय रेल का परिदृश्य जिस तरीके से बदल रहा है, सुनहरा रूप ले रहा है, वो ना सिर्फ भारत में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, लगातार कायम हो रही है। इसी के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इस अंक में इतना ही। आप दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। देखते रहिए संसद टीवी। फिलहाल इतना ही, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।